हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय दिवाकर पर। और आज यहाँ पे अपन लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल व्याख्या के साथ में, जिसकी व्याख्या आप लोगों को नेक्स्ट पेज में दी गई है। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं जो आप लोगों से यूपीएससी में पूछे गए हैं। इनको अपन लोग डिस्कस करेंगे और बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये पहला क्वेश्चन। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें दिया गया है कि इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाहीं तरफ विक्षेपित होती हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यह विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक होता है और ध्रुवों पर अनुपस्थित होता है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के समानांतर कार्य करता है। अब यहाँ पे कथन दिए गए हैं कि कौन सा सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या फिर सभी तीनों सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो अब यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन दिया गया है कि जो पहला कह रहा है कि ये जो पवनें होती हैं, कोरियोलिस जो बल होता है, इससे पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं ओर जाती हैं, जबकि ये कहाँ पे जाती हैं, दाहिनी ओर जाती हैं। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अब विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक होता है और ध्रुवों पर ये अनुपस्थित होता है। ये भी उल्टा बता रहा है, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कोरियोलिस वृत्त को। तो जो विषुवत रेखा पर कैसा होता है, शून्य होता है, और ऊपर जाते जाते ध्रुवों पर ये सर्वाधिक होता है, यानी कि ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के समानांतर कार्य करता है, जबकि समानांतर कार्य नहीं करता। ये कैसे कार्य करता है, समकोण पर कार्य करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, यानी कि जो डी दिया गया है इसमें, ये सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या यहाँ पे देख लीजिए, पूरा इसको जान लीजिए। कोरियोलिस बल क्या होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। यानी कि जब पृथ्वी घूमती है तो उससे क्या होती है, जो पवनें होती हैं वो भी घूमती हैं। तो ये जो प्रभावित करता है, वर्ष 1844 में एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इसका विवरण प्रस्तुत किया, और इसी आधार पर इन्होंने इसको कोरियोलिस बल नाम दिया गया। ठीक है। ये जो प्रभाव है, यानी कि हवाएं विक्षेपित होती हैं, उसको जो नाम दिया गया था वो क्या दिया गया, कोरियोलिस बल दिया गया। अब इससे क्या क्या होता है, इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ जाते हैं। यानी कि जैसे ये आपकी विषुवत रेखा हो गई, यहाँ से जब आप लोग नॉर्थ में जाएंगे, ये आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। हवाएं इस तरीके से चलनी चाहिए, बिल्कुल सीधे सीधे चलनी चाहिए, लेकिन पृथ्वी अपनी घूमती है, तो इसी तरीके से हवाएं घूमेंगी। तो यहाँ पे तो इनको ज्यादा बल नहीं पड़ता है, लेकिन जब ऊपर जाते जाएंगे तो नॉर्थ में जाएंगे तो हवाएं ये दाहिनी तरफ होती जाती हैं। ठीक है। और साउथ में ये बाहिनी तरफ होती जाती हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, बाही तरफ दिया गया था, तो वो गलत हो गया आप लोगों का। क्योंकि क्या होता है, नॉर्थ में ये दाहिनी तरफ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं तरफ जाती हैं। ठीक है। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी क्या हो जाता है, अधिक होता है। यानी कि पहला जो ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था वो गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे है, कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा अनुपात में बढ़ता है। यानी कि जो कोरियोलिस बल होता है वो अक्षांशों के कोण के अनुपात में समानुपात होता है, लेकिन ध्रुवों पर जाएंगे तो ये सर्वाधिक होता है, और विषुवत वृत्त पर कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। और यहाँ पे क्या दिया था क्वेश्चन में उल्टा दिया गया था, क्योंकि जो ध्रुवों पर होता है वो कैसा बताया था, अनुपस्थित बताया था, और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक बताया था। जो ऑप्शन सेकंड था वो भी आप लोगों का गलत हो गया। तीसरा इसमें कह रहा है, कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, और वहां पे कैसा बताया था, समानुपात बताया था। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होता है, और पवनों की दिशा जितनी अधिक होती है तो उतना ही क्या होता है, वो पवनें विक्षेपित होती हैं। यानी कि तीनों ऑप्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए। जो ऑप्शन था इसमें वो आप लोगों का फोर्थ हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। टोटल 10 क्वेश्चन लिए हमने। दिसंबर की 22 तारीख को सूर्य कहाँ पे होता है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, या फिर दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, या फिर मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है, मकर रेखा पर
ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पे रहता है, ये आप लोगों को बताना है। उनका घर कहाँ पे होता है सूरज चाचा का, ये बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, जब 22 दिसंबर को ये मकर संक्रांति की बात करता है, कहाँ पे होता है ये होता है दक्षिण ध्रुवीय व्रत जो होता है क्षितिज के नीचे डूबता नहीं है, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे करेक्ट होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ये दी गई है। यहाँ पे देखिए, बात करते हैं 21 जून की। तो 21 जून को आप लोग जानते हैं ग्रीष्म संक्रांति के नाम से, ठीक है। इसके दौरान उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज जो होता है बिल्कुल लंबवत होता है, कर्क रेखा की बात कर रहा है ये, ठीक है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये उत्तर की बात कर रहा है, तो ये कर्क रेखा की है, जहां पर क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा दिन इसी दिन होता है। इस समय पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर अपने अधिकतम झुकाव पर होता है। किस दिन की बात कर रहा है ये, 21 जून की कर रहा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, यानी कि कर्क रेखा के साथ में सीधे ऊपर की ओर में दिखाई देता है। दूसरा, यहाँ पे सूर्य ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तर ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे डूबता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्योदय होता है और सूर्यास्त आकाश में एकाग्र होने लगते हैं। इसी का उल्टा होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। ये जो 22 दिसंबर है, इसको उल्टा क्या होता है, इसको बोलते हैं शीतकालीन संक्रांति। इसके दौरान अंटार्कटिका व्रत में भी यही घटना होती है, जो कि कहाँ पे होती है, आप लोगों के नॉर्थ में होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों का जो बी ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम में सूर्य लंबवत होता है, ठीक है, दक्षिण में पहुंच जाता है सूर्य। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे ग्रे टैप के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ग्रे टैप क्या होता है, ये कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं आप लोगों को। अब एक ग्रे टैप मतलब जो जानवर होते हैं वो इंसानी रूप में होते हैं। जैसे आप लोगों को इंसान हम लोग दिखाई देते हैं ना, उसी तरीके से आप लोगों को ये जानवर दिखाई देते हैं। तो इनमें से आप लोगों को छांटना है कि कौन कौन से जो जानवर हैं वो ग्रे टैप के रूप में जाने जाते हैं। नाम दिए गए हैं आप लोगों को, बोनोबो, चिंपैंजी, ईस्टर्न गोरिल्ला और ओरंगुटान। कौन कौन से हैं जो कि जाने जाते हैं ग्रे टैप के रूप में। तो यहाँ पे आप लोग इसमें याद रखोगे, जो ऑप्शन आप लोगों को चारों दिए गए हैं, बोनोबो, चिंपैंजी, ईस्टर्न गोरिल्ला और ओरंगुटान, ये चारों के चारों किसके रूप में जाने जाते हैं, ग्रे टैप के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि आप लोगों का जो डी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, वो डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है। ग्रेट ऐप प्राइमेट सुपर फैमिली, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, प्राइमेट सुपर फैमिली, यानी कि होमोनोडिया के नाम से भीतर टेक्सोनोमिक परिवार होमिनेड से होता है। यानी कि अपन लोग जो होमोसेपियंस होते हैं उसी से संबंधित ये जीव होते हैं। बोनोबो जिसको पेन पेनिक्स के नाम से, चिंपैंजी जिसको पेन ट्रोग्लाइट्स के नाम से, पूर्वी गोरिल्ला जिसको गोरिल्ला बेरिंगेई के नाम से, पश्चिमी गोरिल्ला जिसको गोरिल्ला गोरिल्ला जाना जाता है, और ओरंगुटन जिसको पोंगो के नाम से। और उनका कैसा आकार होता है, आकार इनका काफी बड़ा होता है और बिल्कुल मानव जैसी आकृति का होता है। कैसा होता है ये, यानी कि जैसे इनके दो हाथ दो पैर बिल्कुल जैसे खड़े रहते हैं ना, इस तरीके से। आप लोगों ने गोरिल्ला तो देखा होगा, टीवी वगैरह में देखा होगा, तो वो बिल्कुल इंसानी बनावट लगता है उसका। तो ये कैसे होते हैं, ग्रे टैप के रूप में जाने जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ग्रे टैप कहा जाता है। कारण क्या होता है, उसका आकार बड़ा होता है, मानव जैसी उनकी आकृति होती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई विशेषताओं के आधार पर जल अपवाह प्रतिरूप की पहचान करनी है। अब यहाँ पे ये इनकी विशेषताएं दी गई हैं, 4 इनके प्रतिरूप दिए गए हैं, कौन सा प्रतिरूप इनका सही होगा ये आप लोगों को बताना है। चलिए इसको देख लीजिए। यह धारा और उनकी सहायक नदियों के सबसे सामान्य प्रतिरूप का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यह एक समान प्रकार की चट्टानें और नियमित ढलानों वाले क्षेत्रों में मिलता है। मानचित्र या फिर हवाई तस्वीर में यह जल निकासी प्रतिरूप पौधे की पत्ती पर नसों की तरह दिखता है, जिसमें तीव्र कोण के साथ में छोटी छोटी धाराएं मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं, ठीक है, जो मेन धारा हो रही है उसमें शामिल हो रही है, नसों के रूप में भी दिख रहा है। तो ये किसकी बात कर रहा है, बताइए। ये बात कर रहा है किसकी, वृक्षाकार की, आर्य की, जालीनुमा की, या फिर अभिकेंद्री की। तो यहाँ पर जो भी इनकी विशेषताएं दी गई हैं, इस आधार से अगर देखा जाए
तो ये होती है वृक्षाकार की। ठीक है, किसकी होती है विशेषता, ये वृक्षाकार की होती है। जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए कौन कौन से प्रतिरूप कैसे होते हैं। पहले जानेंगे वृक्षाकार प्रतिरूप को। तो ये सामान्य रूप से है और इसका जो पैटर्न होता है पेड़ की जड़ों और उनकी शाखाओं के जैसा दिखता है। उसमें यही तो बोला था कि नसों के रूप में दिखता है और मेन शाखा में ही मिला होता है। वृक्ष के समान पैटर्न वहां विकसित होता है जहां पर नदी क्षेत्र के ढलान का अनुसरण करती है। यह पैटर्न उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहां धारा के नीचे चट्टान की कोई विशेष संरचना नहीं होती है और धाराएं सभी दिशाओं में समान रूप से आसानी से फैल जाती हैं। यानी कि जब ढलान कम होता है नदी का, तब वो क्या होती है, कई सारी वो वितरिकाएं धाराओं में बट जाती है, तो ये क्या बन जाता है, एक वृक्षाकार प्रतिरूप बन जाता है। सहायक नदियां न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम होती हैं पर बड़ी धाराओं से मिलती हैं। यानी कि कोई जो एक मेन स्ट्रीम होती है इसकी, इससे तो वो जरूर मिलती हैं, बाद में जाकर के अलग होती हैं, इससे मिली होती हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने नदियां देखी होंगी, उत्तर मैदान की जो नदियां हैं, सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सभी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तो ये किस तरीके का बनता है, वृक्षाकार बनता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे आर्य, जो कि रेडियल प्रतिरूप के नाम से आप लोग जानते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जब नदियां किसी पर्वत से निकलती हैं, यानी कि मान लीजिए ये आपको कोई एक पर्वत है, ठीक है, यहाँ से नदियां निकल रही हैं और सभी दिशाओं में, इधर भी बह गई, इधर भी बह गई, यहाँ पे भी बह गई, यहाँ पे भी बह गई, चारों तरफ में ये नदियां बह जाती हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, अरीय या फिर रेडियल प्रतिरूप इसको कहा जाता है। अमरकंटक है, ये एक पठार पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, इस अपवाह प्रतिरूप का सबसे अच्छा उदाहरण ये माना जाता है। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, फिर आता है आप लोगों की जालीनुमा ट्रेलिस अपवाह प्रतिरूप। जालीनुमा में जो जालीनुमा नदी प्रणाली मुड़ी हुई स्थलाकृति में विकसित होती हैं, जहां पर कैसी चट्टानें होती हैं, कठोर और नरम चट्टानें होती हैं। यानी कि जो नरम चट्टानें होती हैं वो कट जाती हैं, कठोर चट्टानें खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। तो कैसी जो अपवाह प्रतिरूप जो बनता है वो जालीनुमा बन जाता है, एक दूसरे के समानांतर मौजूद होते हैं। डाउन टर्न फोल्ड जिन्हें सिंक्लाइन कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जो सिंक्लाइन बनते हैं वे घाटियां बनाती हैं जिनमें धारा का मुख्य चैनल रहता है। यानी कि यहाँ पे जो मेन चैनल होता है, मेन जो धारा होती है उसका रहता है, फिर उसके बाद में ये जो बहती चली जाती है इस तरीके से सिंक्लाइन करते हुए धाराएं बनती हैं, जिसको आप लोग जालीनुमा बोलते हैं। ऐसा पैटर्न तब बनता है जब मुख्य नदियों की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और द्वितीयक सहायक नदियां समकोण पर बहती हैं। ठीक है, यानी कि एक इस तरीके से बह रही है तो दूसरी इस तरीके से चली आ रही है समकोण पर। हिमालय क्षेत्र के ऊपरी भाग में आप लोग जाएंगे तो जो सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसमें भी उदाहरण देखने को आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़िए, तो नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों की अविकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। ये होता है किसके विपरीत, अपकेंद्रीय के विपरीत, क्योंकि इसमें धाराएं क्या होती हैं, केंद्रीय बिंदु की ओर में चलती हैं। अभी आप लोगों ने ये पढ़ा था पर्वत वाला, यहाँ पे जो नदियां निकल रही थी इस तरीके से, अब इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक ऐसा गड्ढानुमा होता है और जो सभी धाराएं होती हैं यहाँ पे आकर के मिलती हैं, इसमें आकर के अंदर जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से जाती हैं, तो ये कौन सा होता है, अविकेंद्रीय होता है। इसको इरेज कर लेते हैं। क्योंकि इसमें धारा क्या होती है, एक केंद्रीय बिंदु की ओर में जाती है। मानसून के दौरान ये धाराएं अल्पकालिक झील बन जाती है। झील कैसी होती है, जहां पे आप लोगों को कोई चारों ओर में नदी देखने को नहीं मिल रही होगी, लेकिन एक बीच गड्ढे में पानी भरा हुआ होगा, जो कि शुष्क अवधि के दौरान फिर से सूख जाती है। जब पानी चला जाता है, बारिश बंद हो जाती है, तो वो कुछ मंथ बाद में ये झील भी क्या हो जाती है, सूख जाती है। कभी कभी इन सूखी झीलों में नमक भी बनाया जाता है, क्योंकि झील के पानी में नमक घुला होता है और नमक घोल से बाहर निकल आता है और पानी के वाष्पित होना हो जाने से जो नमक होता है वो झील में बचा हुआ रह जाता है। जैसे आप लोग उदाहरण याद रखेंगे, मणिपुर में एक झील है लोकटक झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 है क्वेश्चन नंबर ये। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एवं छत्तीसगढ़। तो कौन से राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मणिपुर से होकर के आप लोगों की कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा
गुजरती है। भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें आप लोग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के आप लोगों की कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें कि मणिपुर नहीं था। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो कर लेते हैं। पहला ये कह रहा है कि भारत का प्रादेशिक सागर मुख्य सागरी तट से 24 समुद्री मील दूर है। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि इसने सॉरी अपने सन्निहित क्षेत्र में भारत के पास राजकोषीय अधिकार है, आव्रजन कानूनों को लागू करने का अधिकार होता है। तीसरा कह रहा है सन्निहित क्षेत्र के आगे सागरीय क्षेत्र जो मुख्य समुद्र तट 200 समुद्री मील तक है, इसे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे पहला, दूसरा, सभी एवं कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये बताना है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि जो भारत का प्रादेशिक सागर है मुख्य सागरीय तट से 24 समुद्री मील है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रादेशिक सागर की बात कर रहा है, ये कितना होता है 12 नॉटिकल माइल होता है। कितना होता है 12 नॉटिकल मील होता है। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि अपने सन्निहित क्षेत्र में भारत के पास में राजकोषीय अधिकार है, आव्रजन कानूनों को लागू करने का अधिकार होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट है। ठीक है। और ईईजेड के रूप में जाना जाता है सन्निहित क्षेत्र के आगे, तो ये आपका गलत है। कैसे? तो देखिए आप लोग का ये इंडिया है जैसे, और इसके बाद में ये आपका जो 12 नॉटिकल माइल तक होता है, इसको आप लोग अपना घर मान सकते हैं। ठीक है। क्या मानते हैं? पूरा का पूरा घर है। जैसे आप लोगों का घर है, इसके बाहर की जमीन होती है गेट के बाहर की, तो यहाँ पे आप लोग किसी को ना तो गाड़ी खड़ी करने देते हो, ना किसी को ठेलिया लगाने देते हो, बोलते हो भाई इसको हटा ले, हम लोग का घर है। लेकिन इसके बाद में क्या हो जाती है आप लोगों की, जब 24 नॉटिकल माइल्स में जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की रोड वगैरह शुरू हो जाती है, जहाँ पे लोगों को क्या होता है आना जाना बना रहता है। क्या होता है? लोगों का आना जाना बना रहता है। यानी कि वो आप सब लोग जा रहे हैं वहां से, किसी को आप लोग रोक टोक नहीं रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे कचरा डाल रहा है, क्या कर रहा है कचरा डाल रहा है, या फिर कोई भी मतलब पाउच वगैरह फेंक के जा रहा है, या फिर जो रूल है उनका उल्लंघन कर रहा है, तो उसको आप लोग बोल सकते हो कि ये आपका हक, इसमें हक पूरा हक नहीं है, लेकिन जो समुद्री रूल बने हुए हैं उसको आप लोग इसको लागू कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे कचरा मत फेंके, सफाई रखे, कोई भी कानून ना तोड़े। ये आप लोग इतना बोल सकते हैं। फिर ये बोला जाता है आप लोगों का ईईजेड, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो व्यापार वगैरह होता है ये सब किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, इसको देख लेते हैं। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे जो ईईजेड दिया गया था ना, हाँ तो दो सही है ना, सभी नहीं होंगे। यहाँ पे ऑप्शन में पूछा गया है कि ऑप्शन दूसरा सही नहीं, दो ऑप्शन सही है, एक और दो। ठीक है। एक और दो सही है ये पूछा गया है। तो जो सन्निहित क्षेत्र है आगे का सागरीय क्षेत्र जो मुख्य समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक है, इसे विशिष्ट आर्थिक जोन यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रूप में जाना जाता है। तो ये भी करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे इस तरीके से दो ठीक है। ठीक है, पहला और दूसरा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। ये व्याख्या दी गई है यहाँ पे। भारत का प्रादेशिक प्रादेशिक सागर मुख्य सागरीय तट से कितना होता है 12 समुद्री मील दूर होता है। भारत के पास इस क्षेत्र का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होता है, जैसे कि आप लोगों का गेट के बाहर का क्षेत्र। ठीक है। तो यानी कि पहला जो ऑप्शन उसमें दिया गया था वो गलत है। प्रादेशिक समुद्री सीमा से आगे मुख्य समुद्र तट 24 मील दूर का क्षेत्र सन्निहित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि SEZ। इस क्षेत्र में भारत के पास में राजकोषीय अधिकार है, उत्पाद शुल्क अधिकार है, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार है, आव्रजन कानूनों को लागू करने का अधिकार है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के घर के बाहर का रोड, मेन रोड जो होता है। तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट। सन्निहित क्षेत्र के आगे का समुद्री क्षेत्र जो मुख्य तट रेखा से 200 समुद्री मील तक है, विशिष्ट या फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में भारत को खनिज संसाधन, समुद्री ऊर्जा, समुद्री जीवन सर्वेक्षण, दोहन, संरक्षण, अनुसंधान का अधिकार इसमें लागू होता है। जो आप लोगों का थर्ड ऑप्शन था वो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक और दो, काउंटिंग में 1+1 इज इक्वल टू 2।
ठीक है, इस तरीके से है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला यहाँ पे कह रहा है जेट स्ट्रीम के बारे में कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जेट स्ट्रीम से संबंधित है। दूसरा कह रहा है कि शीतकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा लाए जाते हैं। अब इसमें कितने कथन सही हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कितने कथन इसमें सही होंगे। एक सही है, दो सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला दिया गया है कि जो भारत है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी जेट स्ट्रीम के से संबंधित होते हैं। तो जबकि ये किससे संबंधित होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मानसून होते हैं वो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम से संबंधित होते हैं। किससे होते हैं? पूर्वी जेट स्ट्रीम से। पहला हो गया आप लोगों का गलत। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया गया है शीतकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा लाए जाते हैं। जबकि ये किसके द्वारा लाए जाते हैं? ये पूर्वी के नहीं, ये लेके आए जाते हैं पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लाए जाते हैं? पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा लाए जाते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों गलत है। जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। चलिए अब जेट स्ट्रीम के बारे में जान लीजिए। ये जेट स्ट्रीम सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था यीस्ट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? यीस्ट के द्वारा किया गया था। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में 9 से लेकर के 18 किलोमीटर में बहुत तीव्रता से प्रवाहित होने वाली क्या है? एक वायु धारा है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि जेट स्ट्रीम क्या है। ठीक है, ये पूछा गया था पीजीटी में, तो उसमें आप लोगों ने आंसर क्या लगाया? वायु धारा है। मध्य भाग में इसकी गति अधिकतम 340 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह प्रणाली पृथ्वी के ऊपर एक आवरण के रूप में कार्य करती है, यानी कि इस तरीके से फैल जाती है लहरनुमा, जो निचले वायुमंडल में जलवायु को प्रभावित करती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम से संबंधित होता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया था वो आप लोगों का हो गया गलत। पूर्वोत्तर मानसून यानी कि जो शीतकालीन मानसून होते हैं उस उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम से संबंधित होते हैं। शीतकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ यानी कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा लाए जाते हैं। किसके द्वारा लाए जाते हैं? पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा लाए जाते हैं, ना कि पूर्वी के द्वारा। तो ये भी आप लोगों का वो जो सेकंड ऑप्शन था वो गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों का एनसो चक्र से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिख रहा होगा। पहला यहाँ पे दिया गया है एनसो चक्र पूर्व मध्य विषुवत प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में महासागर एवं वायुमंडल के मध्य तापमान में उतार और चढ़ाव को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि एल नीनो एक उपसतही शीतल धारा है जो कि पेरू के तट के साथ में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तीसरा ये कह रहा है कि अल नीनो सिद्धांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोगों को पहला दिया गया है एनसो में, आप लोग किसको पढ़ते हैं? एनसो में पूरी घटना आप लोग एल नीनो और लानिना को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? एल नीनो और लानिना को पढ़ते हैं। जिसमें क्या होता है, जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र होता है उसमें वायुमंडल के मध्य तापमान के उतार और चढ़ाव को पढ़ते हैं। यानी कि कभी क्या होता है, वर्षा होती है, कहीं पे सूखा पड़ता है, तो कहीं पे फिर से सूखा पड़ता है और कहीं पे बारिश हो जाती है। तो ये आप लोगों का आंसर में पढ़ते हो। जो ऑप्शन पहला दिया गया है वो आप लोगों को क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ये कह रहा है कि उपसतही शीतल धारा है जो कि पेरू के तट के साथ में उत्तर से दक्षिण की ओर में प्रवाहित होती है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा गलत। एल नीनो सिद्धांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति को दर्शाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर भारतीय मानसून की उत्पत्ति को कोई दर्शाता है तो वो होता है ला नीना। ठीक है, कैसे होता है वो भी अपन लोग आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे व्याख्या दी गई है, इसको देखिए। अल नीनो एवं लानिना, इसको पढ़े तो ये क्या है? जटिल मौसम पैटर्न है जो कि विषुवत प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं। अल नीनो या फिर दक्षिण दोलन, जिसको आप लोग एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एनसो की यानी चक्र की विपरीत अवस्थाएं होती हैं।
एनसो चक्र पूर्व मध्य विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में महासागर एवं वायुमंडल के मध्य तापमान में उतार चढ़ाव को दर्शाता है। पहला ऑप्शन आप लोगों को सही दिया गया है। ठीक है। एल नीनो के बारे में जाने तो इसका अध्ययन सबसे पहले किया गया था अमेरिकी गिलबर्ट बॉकर के द्वारा। इसीलिए ये जो पूरा संचलन होता है इसको बॉकर सर्कुलेशन भी इसको कहा जाता है। एक जलवायु पैटर्न है जो कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल की असामान्य उष्णता का वर्णन करता है। यह अल नीनो दक्षिणी दोलन एंसो नामक एक बड़ी घटना है जो कि उष्ण अवस्था होती है। कैसी होती है? उष्ण होती है, ना कि आर्द्र होती है, ना और शीत होती है। यह एक उपसतही सतह के नीचे प्रवाहित होने वाली उष्ण धारा है जो कि पेरू के तट के साथ में उत्तर से दक्षिण की ओर में प्रवाहित होती है। जो सेकंड ऑप्शन दिया गया था वो आप लोगों का हो जाएगा गलत, क्योंकि ठंडी नहीं है। ये कैसी धारा हो जाएगी? गर्म जल धारा है। आगे, अल नीनो के उष्ण जल से दक्षिणी भूमध्य रेखीय उष्ण सागरीय धारा का तापमान बढ़ जाता है। चूंकि सागरीय धारा पूरब से लेकर के पश्चिम की ओर में बहती है, इसलिए संपूर्ण मध्य प्रशांत महासागर का जल कैसा होता है? गर्म हो जाता है। इससे उस क्षेत्र में वायुमंडल दाब जो होता है वो न्यूनतम हो जाता है। और जब भी यह निम्न दाबीय पेटी हिंद महासागर के पूर्वी मध्य भाग तक फैलती है तो यह मानसून की दिशा क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। अल नीनो परिघटनाएं भारत में कमजोर मानसून यहाँ तक कि शुष्कता लाने में योगदान करती है। अल नीनो सिद्धांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति की नहीं बल्कि इसकी अनिश्चितताओं की व्याख्या करता है। तो जो आप लोगों का थर्ड ऑप्शन दिया गया था वो करेक्ट हो जाएगा। अगर लानिनो की तुलना में देखा जाए तो अल नीनो जो होता है कई बार आ जाता है। ठीक है, यानी कि सूखा बहुत ज्यादा पड़ जाता है, लेकिन इस बार भारत में लानिनो की घटना देखी गई है। आगे बढ़िए, लानिना यहाँ पे दिया गया है। लानिना क्या होता है? एनसो की शीतल अवस्था है। ये कैसी अवस्था है? शीतल अवस्था है। यह एक ऐसा पैटर्न है जो कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य शीतलता को दर्शाता है। अल नीनो के विपरीत लानिना की घटना 1 से 3 वर्ष के बीच तक रह सकती है, जो कि आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक नहीं रह सकती। दोनों घटना कहाँ पे घटित होती हैं? उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के दौरान पर चरम अवस्था पर होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों का वायुमंडल की परतें दी गई हैं और उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो इनको देख लीजिए। मध्यमंडल, तापमंडल, आयन मंडल। मध्यमंडल में ये बता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की उपस्थिति है यहाँ पे। तापमंडल में बता रहा है कि अधिकांश उल्कापिंड इसी वायुमंडल परत में दहन होते हैं। आयन मंडल में बता रहा है कि पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजने में सक्षम होता है। तो अब इसमें कितने युग्म सुमेलित हैं वो आप लोगों को बताना है। केवल एक है, केवल दो है, या फिर केवल तीन है? तो यहाँ पे देखिए, जो मध्य मंडल में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है? उल्का पिंड जो होते हैं वो इसी वायुमंडल परत में दहन होते हैं, यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ये तो गलत है। तापमंडल में यानी कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की उपस्थिति होती है, सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है कि पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजने में सक्षम होता है। तो ये आयन मंडल के बारे में इसने सही बताया, यानी कि केवल एक जो युग्म है इसमें वो कैसा हो गया? सुमेलित है। जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। मध्यमंडल की अगर आपने विशेषता जाना है तो इसमें क्या होता है? उल्कापिंड इसी वायुमंडल परत में जलते हैं। तापमंडल में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस इस संस्तर में है। आयन मंडल के बारे में आप लोगों ने जान ही लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों की सभी परतें हैं, इनको देख लीजिए। आपकी ट्रोपोस्फीयर जिसको आप लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर जिसको आप लोग समताप मंडल कहते हैं, ये आप लोगों का मीसोस्फीयर जिसको आप लोग मध्य मंडल, ये तापमंडल, ये आपका बहिर्मंडल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे कोपेन का वर्गीकरण दिया गया है और जलवायु समूह दिए गए हैं। एएफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु बता रहा है। एएम को ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बता रहा है। एडब्ल्यू को उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बता रहा है। ठीक है, और कितने युग्म यहाँ पे सुमेलित हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। केवल एक है, केवल दो है, सभी तीन है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा वो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है एएफ और एएम और एडब्ल्यू, इसमें कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है।
देखिए जो एएफ होता है ये बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु बता रहा है, तो इसको आप लोग कर देंगे थोड़ी देर के लिए गलत। ठीक है। एएम में बता रहा है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ये करेक्ट है। एडब्ल्यू में बता रहा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होती है, तो इसको भी आप लोग कर देंगे गलत। अब कौन सी क्या होती है इसको जानेंगे यहाँ पे, यानी कि केवल एक यहाँ पे सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जान लीजिए इसको भी। कोपेन है, इन्होंने क्या किया था, 5 प्रमुख जलवायु समूहों की पहचान की थी, जिनमें से 4 जो थे वो तापमान पर था और एक वर्षा पर आधारित था। ठीक है। उन्होंने जलवायु समूहों और प्रकारों को निर्दिष्ट करने के लिए बड़े एवं छोटे अक्षरों का उपयोग किया था। बड़े अक्षरों में ए, सी, डी और ई, यानी कि ये इन्होंने लिया था जो कि आर्द्र जलवायु से संबंधित है। बी को इन्होंने लिया था जो कि शुष्क जलवायु से संबंधित है। अब शुष्क जलवायु को भी छोटे अक्षरों में उन्होंने दिखाया था, जिसमें एफ, एम, डब्ल्यू और एस। जो एफ थी वो कैसी थी, शुष्क जलवायु न होने का संकेत देती थी। कैसी थी, यानी शुष्क जलवायु वहां पे होती नहीं है। तो अब इसको देख, जो वर्गीकरण इन्होंने दिया था उसको देखें, 3 प्रकारों में किस तरीके से विभाजित किया है। एएफ यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, वहां पे इन्होंने शुष्क जलवायु बताई थी, तो ये आप लोगों का जो फर्स्ट ऑप्शन था वो गलत हो जाएगा। एएम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु थी, ये करेक्ट हो जाएगा। एडब्ल्यू जो कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु थी, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया था वो भी गलत हो गया। ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज आप लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन कल से इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ में काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, तो 20 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।